हेलो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको सॉरी बोलूँगी क्योंकि ये जो लेक्चर्स हैं वो काफ़ी डिले हो गए हैं पोस्ट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। सो अब हम कोई भी देरी नहीं करने वाले हैं, लेट नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़े से लेट हो गए हैं। अब हम जल्दी से जल्दी हमारी जो न्यू वीडियोज़ हैं, वन शॉट वीडियोज़, वो पोस्ट करेंगे जिससे आप सभी अपने जो चैप्टर्स हैं, PYQs हैं, उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकें। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर है। अब इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले माइंड मैप से ही स्टडी करते हैं कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। सो एप्लीकेशन वाले चैप्टर्स में हमने बेसिकली, नाम से पता चल रहा है कि हम एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो कि हमारी बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस होने वाली हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं? एप्लीकेशन इन मेडिसिन, एप्लीकेशन इन फार्मिंग। मेडिसिन में हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, फार्मिंग के केस में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में, एथिकल इश्यूज के बारे में, देन पेटेंट, एंड लास्ट इज बायोपायरेसी। ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमने स्टडी करना है। अगर एप्लीकेशन इन मेडिसिन की बात करें तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंसुलिन के बारे में स्टडी करेंगे। इंसुलिन क्या है, कैसे आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया, कैसे इंसुलिन जो है किसी और कंपनी ने बनाया, और जो ह्यूमन इंसुलिन है वो कैसे बना। देन सेकेंड रहेगा हमारा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में हम क्या पढ़ेंगे कि कोई भी अगर चाइल्ड किसी जीन, डिफॉल्टी जीन के साथ पैदा होता है तो उसको हमें कैसे क्योर करना है, ट्रीट करना है, ये सब हम स्टडी करेंगे जीन थेरेपी के अंदर। प्लस अगर ये डिसीजेज हैं तो इनका डायग्नोसिस भी इम्पॉर्टेंट है, तो हम और क्या स्टडी करेंगे? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में कुछ टेक्निक्स आएंगी हमारे पास, जैसे कि PCR, एलाइजा, स्टेम सेल। तो ये कुछ टेक्निक्स है जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। एप्लीकेशन इन फार्मिंग में हमने क्या पढ़ना है? दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक तो हमारा रहेगा बीटी कॉटन, जो कि हमारे रिकॉम्बिनेंट DNA से, हमने रिकॉम्बिनेंट DNA का इस्तेमाल करके कुछ न्यू जो है वो प्रोड्यूस करवाने की कोशिश की है। एंड बीटी कॉटन के अलावा हमारे पास यहाँ पर जो है एक और हमारे पास आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके हम RNA इंटरफेरेंस करवा रहे हैं। क्लियर? अगेन दोनों टेक्निक्स में हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट DNA का इस्तेमाल हो रहा है। देन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स? व्हाई वी नीड ट्रांसजेनिक एनिमल्स? हम क्यों उनको स्टडी कर रहे हैं, क्यों हमें वो चाहिए, तो उसके लिए हम ये स्टडी करें। देन एथिकल इश्यूज। अब क्या होता है, कई बार हम, जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि जो हम इंसुलिन है वो पहले पिग से आइसोलेट करते थे, तो पिग से आइसोलेट करना है तो हमें पिग को मारना पड़ता था, स्लॉटर करना पड़ता था, जिसकी वजह से हमारे को एथिकल इश्यूज थे। ठीक है, जो हमारी सोसाइटी में लोग हैं वो कहते थे कि हमें एनिमल को नहीं किल करना है, तो उसकी वजह से हम उन एथिकल इश्यूज को भी स्टडी करेंगे। पेटेंट को देखेंगे एंड देन बायोपायरेसी समझेंगे कि क्या होती है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से।
ये एक डायग्राम है जिसमें मैंने आपकी सभी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट इंक्लूड की हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी को हम एज अ थेराप्यूटिक्स यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको कोई ड्रग बनाना है, कोई मेडिसिन बनानी है, तो भी उसमें आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बायोटेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है। सेम बायोरेमिडिएशंस, एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोसेस्ड फूड, जो हम फूड बनाते हैं, जैसे आप फर्मेंटेशन करके बियर, वाइन, इन सब की प्रोडक्शन कर रहे हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएमसी फॉर एग्रीकल्चर, इसको हम स्टडी करेंगे। वेस्ट ट्रीटमेंट में, डायग्नोस्टिक में, इन सब चीज़ों में हमारा क्या इस्तेमाल हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। देन 3 रिसर्च एरिया, क्या क्या मेन रिसर्च एरियाज हैं हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी में, तो 3 रिसर्च एरिया क्या है आपके पास। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कैटलिस्ट चूज करना होगा, ठीक है। कैटलिस्ट या आपका जो माइक्रोब है वो आपको चूज करना होगा, जिसका हम यूज करेंगे बेसिकली। अब इसकी हमने क्या करना है, इसको यूज करके हम कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटी को प्रोड्यूस करा रहे हैं। तो डेवलप्ड कर रहे हैं बेटर कैटलिस्ट को एज अ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और अ प्योर एंजाइम। आपने कोई भी प्योर एंजाइम, माइक्रोब कुछ भी लिया, उसका यूज करके उसी को हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, एंड मॉडिफाई करके हम इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करा रहे हैं। क्या प्रोड्यूस करा रहे हैं हम, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन करा रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या है कि हम ऑप्टिमम कंडीशंस मेंटेन करेंगे। ऑप्टिमम कंडीशंस में क्या होगा हमारा, जैसे आपके एंजाइम्स या माइक्रोब जो भी है वो हमारे कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर या पीएच के ऊपर वर्क करते हैं, क्लियर। सो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर हमें मेंटेन करनी पड़ेगी उनकी एक्टिविटी के लिए। क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन इज सेकेंड। देन हम क्या कर रहे हैं, अब आपने क्रिएट कर ली, ऑप्टिमम कंडीशन क्रिएट कर ली, प्रोडक्ट जो है आपका, माइक्रोब जो है वो मॉडिफाई हो गया, बेटर बन गया। अब वो हमारे किसी प्रोडक्ट को, प्रोटीन को प्रोड्यूस करा रहा है, उस प्रोटीन का हम क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब जो आपने बना लिया, प्रोडक्ट जो आपने बना लिया, प्रोटीन जो आपने बना लिया, उसको हम क्या करेंगे, मार्केट में सोल्ड आउट करेंगे, और डाउनस्ट्रीम प्रोसेस का हम कंप्लीट प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में हम स्टडी करके आएंगे। तो ये थे हमारे 3 मेन रिसर्च एरिया। आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कैटालिटिक जो है आपका वो बेटर होना चाहिए, ऑप्टिमम कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए, प्रोटीन जो आप प्रोड्यूस करवा रहे हो उसकी डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस होगा। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। आप एग्रीकल्चर में उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हो और क्यों यूज़ कर रहे हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने यूज़ क्यों करना है एग्रीकल्चर में, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में हम फूड बनाने के लिए यूज़ करेंगे। अगर हम फूड तो अभी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर बायोटेक्नोलॉजी ही क्यों चाहिए, फूड तो अभी भी बन रहा है। आपकी जो फूड की प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको और ज़्यादा अमाउंट में बढ़ाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड। क्या कर रहे हो आप, फूड की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो कुछ वेज के थ्रू, जिसमें हम किसको पढ़ेंगे, एग्रो बेस्ड केमिकल्स, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रो बेस्ड केमिकल्स में या ऑर्गेनिक केमिकल्स में हम क्या कर रहे हैं, दोनों में ही हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी जो क्रॉप है उसको इम्प्रूव करने के लिए। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे सपोज करो आप कि कोई आपने क्रॉप ग्रो करी, अब उस पर इंसेक्ट ना लगे तो हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स इनका यूज़ करते हैं। तो इनको यूज़ करके हम हमारी क्रॉप को बचा रहे हैं। अगर आपकी क्रॉप बच रही है तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली उसको इंसेक्ट ने हार्म नहीं किया, वो ग्रो कर रही है और उसकी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी रहेगी। सो यहाँ पर हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, बट जो हमारा मेन रहता है इसके अंदर वो क्या है, हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। आपने क्या किया, उसकी जीन्स को ही मैनिपुलेट कर दिया। जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ के आए थे, ये आपका प्लाज्मिड है, इसके साथ हमने हमारी डिजायर्ड जीन जो है वो इंट्रोड्यूस करा दी। अब ये आपका क्या बन गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड
ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से हम हमारी क्रॉप में भी जीन का मैनिपुलेशन कर रहे हैं। उस जीन का मैनिपुलेशन करके हम हमारे फूड की प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। हम उनमें कुछ ऐसी जीन्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिससे फूड की क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी आपकी। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हुई थी। बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीड इन इंक्रीजिंग फूड सप्लाई। फूड सप्लाई को बढ़ाने के लिए हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन जो है हुआ था। इसमें हम क्या कर रहे थे, क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर रहे थे, आपकी क्रॉप अच्छी हो रही थी। एग्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे थे जो कि हमारे फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स थे। देन हम क्या कर रहे थे, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जो हम तरीके अपना रहे थे उनको हमने और इम्प्रूव कर दिया फूड की प्रोडक्शन के लिए। अब जो आपके एग्रो केमिकल्स हैं, जो ये हमारे फर्स्ट वाले एग्रो बेस्ड केमिकल्स हैं, ये काफ़ी क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं फार्मर्स के लिए। तो इनका इस्तेमाल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है हमारे फार्मर्स को। प्लस आपने एक टर्म पढ़ी है जिसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बहुत सारे बच्चों को ये अभी याद नहीं होगी क्योंकि ये हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, यहाँ पर हमारे पास हम जानते हैं कि ये आपकी कोई क्रॉप है, ठीक है, ये कोई आपकी क्रॉप है, कोई भी प्लांट है। इसके ऊपर हमने क्या किया, पेस्टिसाइड्स डाल दिए, ठीक है, हमने क्या कर दिया, पेस्टिसाइड्स ऐड कर दिए। पेस्टिसाइड्स ऐड करने के वजह से ये पेस्टिसाइड्स जो हैं अब ये इन पे गए, बट लेकिन ये इसमें मिक्स नहीं हो रहे, डिजॉल्व नहीं हो रहे। ये किसके साथ ऐड हो रहे हैं, वाटर के साथ। अब सिंपल सी चीज़ है ना, कोई क्रॉप प्लांट है, कोई क्रॉप है आपकी, उस पर आपने पेस्टिसाइड डाला, केमिकल छिड़का, और आप वाटर भी दोगे, क्रॉप्स को वाटर भी चाहिए होता है, फील्ड में वाटर रिक्वायर्ड है, तो वो वाटर के साथ जो आपका केमिकल है वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। जितना इन्होंने यूज़ करना था यूज़ कर लिया, बट लेकिन सारी अमाउंट में वो यूज़ अप नहीं हो रहा है। वो मैक्सिमम अमाउंट उसकी किस में जा रही है, वाटर में जा रही है। अब वाटर में डिजॉल्व होने की वजह से ये सारा वाटर कहाँ जाएगा, वाटर बॉडीज में, यानी कि आपके रिवर्स के पास। अगर ये रिवर्स के पास जा रहा है तो रिवर्स में क्या है, हमारे फिशेज है, क्लियर। अब ये फिशेस क्या करेंगी, इस टॉक्सिक सब्सटेंस को कंज्यूम करेंगी, क्योंकि वो वाटर ले रही है, वाटर कंज्यूम कर रही है, तो वाटर के अंदर हमारे ये सब्सटेंस है और ये टॉक्सिक है। ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है अब आपकी फिशेस के पास आ गई, फिशेस में इनकी कंसंट्रेशन हो गई। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं या कार्निवोरस होते हैं, जिसमें ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस क्या करेंगे, इन फिशेस पे फीड करेंगे, इनको कंज्यूम करेंगे। इनको कंज्यूम करने की वजह से क्या होगा, जो इनकी टॉक्सिक लेवल की कंसंट्रेशन है वो इन ह्यूमंस में ऐड ऑन हो जाएगी, जिसकी वजह से इन ह्यूमंस के अंदर टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब हुआ क्या, क्या किया हमने बायोमैग्निफिकेशन में, टॉक्सिक लेवल का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपकी जो वाटर बॉडी है ये एनवायरनमेंट का पार्ट है, तो ये आपके एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डाल रही है, एनवायरनमेंट को खराब कर रही है, एज वेल एज हमारी फिशेस जो एनिमल्स है उनको नुकसान पहुंचा रही है, जो ह्यूमंस है उनको नुकसान पहुंचा रही है। तो जो एग्रो बेस्ड केमिकल्स होते हैं वो एक्सपेंसिव तो होते हैं, पर साथ ही साथ आपके क्या होते हैं, वो हार्मफुल इफेक्ट भी कॉज करते हैं ऑन एनवायरनमेंट, क्लियर। तो एनवायरनमेंट के ऊपर वो हार्मफुल इफेक्ट भी कॉज करेंगे। इसलिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है उनको डेवलप्ड किया गया। इसलिए मैंने आपको बताया कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को प्रेफर करते हैं ओवर एग्रो बेस्ड केमिकल्स। जो ये हमारे एग्रो केमिकल्स बेस्ड एग्रीकल्चर है, इसकी बजाय हम किसको प्रेफर करेंगे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप को हम यहाँ पर प्रेफर करेंगे। सो अगर ये क्वेश्चन आता है कि आप किसको प्रेफर कर रहे हो, जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप को या एग्रो केमिकल बेस्ड को, तो आप किसको प्रेफर कर रहे हो, जेनेटिकली इंजीनियर को। क्यों, क्योंकि एक तो ये एक्सपेंसिव है, दूसरा
एनवायरनमेंट पे इफेक्ट कॉज करने का काम कर रहा है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप क्या कर रहे हो, उनकी जीन को अल्टर कर रहे हो, जीन में क्या ला रहे हो, चेंज ला रहे हो, मॉडिफिकेशन ला रहे हो। कुछ ऐसी जीन हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिसकी वजह से जो आपका प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ऐसे को हम क्या बोल रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है वो क्या क्या हो सकते हैं? प्लांट हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई, एनिमल्स, ये सब हो सकते हैं। और इनकी जीन को, जीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन। यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जीन्स को हम क्या कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं। कैसे अल्टर कर रहे हैं? मैनिपुलेट करके अल्टर कर रहे हैं। अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है बना दिया, अब क्या, किस लिए, क्यों बना रहे हैं, किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आपकी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, एक तो वो टॉलरेंस इंक्रीज कर देती। अब भाई देखो, एक कोई नॉर्मल प्लांट है, ये कोई नॉर्मल प्लांट है, ठीक है, और ये आपका क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, ये जीएमसी क्रॉप, ठीक है, जीएमसी है बेसिकली। अब इसके पास अगर ड्रॉट हो गया, कुछ भी पानी वानी नहीं है, सूखी जगह पे है बिल्कुल, तो ये अपने आप को सरवाइव करवा लेगा, इसका सर्वाइवल हो जाएगा। बट अगर इस केस में ड्रॉट हो गया है तो ये आपका सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। प्लस यहाँ पर जो मिनरल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा अच्छी होती है, मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन सब चीज़ों की जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है इनके पास। ये मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली सॉइल से जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्लांट। तो इस वजह से इनका जो एबायोटिक स्ट्रेस है, एबायोटिक स्ट्रेस मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, ड्रॉट हो गया, फ्लड आ गया, कुछ भी जो भी चीज़ें हैं, ये सारी कंडीशन को क्या करते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। प्लस केमिकल्स, अभी हमने ये पढ़ा, जो हमारे एग्रोकेमिकल बेस्ड है उनके ऊपर हमारा डिपेंडेंस कम कर देंगे, हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो हमारा डिपेंडेंस है, राइलेंस है, उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करेंगे। अब क्या होगा कि सपोज आपके, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि कोई भी प्लांट है, प्लांट पे इंसेक्ट आ गया, अगर इंसेक्ट आ गया और इंसेक्ट ने इस प्लांट को कंज्यूम करने की कोशिश की तो आपका इंसेक्ट इस प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म हो जाएगा। वो इंसेक्ट फिर फर्दर क्रॉप पे जाएगा, आगे क्रॉप को नुकसान करेगा। तो इस तरह से जो इंसेक्ट है वो हमारी इन क्रॉप्स को नुकसान कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं क्रॉप्स के अंदर इनको मॉडिफाइड करके, ये क्रॉप आपने मॉडिफाइड कर दी और इसमें कोई ऐसी जीन डाल दी जो कि इस इंसेक्ट को ग्रो होने से रोक रही थी। इसमें हमने कोई ऐसी जीन इंट्रोड्यूस करा दी जो आपके इंसेक्ट को ग्रो होने से रोक रही है। जब ये इंसेक्ट इसको खाने की कोशिश करेगा तो ये जीन इस इंसेक्ट को किल कर देगी, आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी कवर करते हैं। नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी। ये अभी आपको बताया कि जो सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की एफिशिएंसी है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज्ड हो जाएगी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर। प्लस न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इंक्रीज कर देगी। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछा जाता है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। विटामिन ए एनरिच्ड गोल्डन राइस, ठीक है, हमारे पास क्या है, हमने क्या प्रोड्यूस किया है, विटामिन ए एनरिच्ड गोल्डन राइस प्रोड्यूस किया है। इसमें क्या होते हैं, ये बेसिकली आपका जो राइस है ये येलो कलर का होता है, नाम से पता चल रहा है गोल्डन राइस, ठीक है। अब ये जो राइस है हमारा, इसके पास
एक सब्सटेंस होता है जो कि विटामिन ए का प्रोडक्शन करवाता है। तो हमने क्या किया, जीन उठाई, ऐसी जीन जो कि विटामिन ए का प्रोडक्शन कराएगी, वो जीन हमने इन प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करा दी। इन प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराने की वजह से आपका क्या हुआ, विटामिन ए की जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट होगी और आपके जो राइस बने वो कैसे बने, विटामिन ए एनरिच्ड राइस फॉर्म हुए। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को यूज़ कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है? क्योंकि एक तो वो एबायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करती हैं, एग्रोकेमिकल बेस्ड पे उनका रिलायंस डिपेंडेंस कम करती हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस से बचाती हैं, मिनरल्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में, न्यूट्रिशन की भी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी में ही बीटी कॉटन। बीटी कॉटन की अगर मैं बात करूं तो पहले इसको समझते हैं। बीटी कॉटन में क्या है, हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म होता है बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस। बी जो है बैसिलस का आप कैपिटल में लिखोगे क्योंकि ये हमारा जीनस है, एंड थ्यूरेंजेनेसिस जो है वो हमारी क्या है, स्पीशीज है। और अगर हम हैंड रिटन लिख रहे हैं जैसे मैंने लिखा है तो इनको हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। और स्पीशीज का पहला लेटर हमेशा, जैसे कि टी है हमारा, वो पहला लेटर जो है हमेशा स्मॉल होता है। ये सारे रूल्स है नोमेनक्लेचर के जो कि आपको लिखते हुए ध्यान रखने। अब जो बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि टॉक्सिक होता है। क्लियर? ये जो प्रोटीन है ये क्या है, बीटी टॉक्सिन। ये आपका क्या है, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है। अब क्या हुआ, ये कॉटन का प्लांट था, ये कॉटन का प्लांट है, इस पे आया कोई इंसेक्ट, हमारा क्या आया, इंसेक्ट आया इस कॉटन के प्लांट को खाने के लिए। अब हमने क्या किया है, जो ये बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस से एक प्रोटीन था टॉक्सिन प्रोटीन, इस प्रोटीन को हमने इसमें ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा दिया है और हमने अपनी जो क्रॉप है उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड बना लिया है। यानी कि ये प्लांट के पास ये बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो बीटी टॉक्सिन है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना कि ये बीटी टॉक्सिन है इस प्लांट के अंदर है, ठीक है, ये टॉक्सिक प्लांट को क्यों नहीं कर रही है, प्लांट को खराब क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि ये बीटी टॉक्सिन जो है आपका, वो एक स्पेशल मैकेनिज्म चाहिए होता है उसको। स्पेशल मैकेनिज्म क्या है कि इसको जैसे ही एल्कलाइन पीएच मिलता है, एल्कलाइन पीएच मिलने से ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। वैसे ये कैसे पड़ा है, इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा है, ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिवेट हो जाएगा जैसे ही इसको क्या मिलेगा, एल्कलाइन पीएच मिलेगा। तो अब प्लांट के पास तो एल्कलाइन पीएच नहीं है, आपका इंसेक्ट आया, उसने कॉटन को खाने की कोशिश की, बीटी टॉक्सिन जो है इस इंसेक्ट के अंदर गया, इस इंसेक्ट की गट में, गट क्या है हमारे पास, एलिमेंट्री कैनाल, इस इंसेक्ट की गट पे कुछ सेल्स प्रेजेंट है, इन सेल्स को हम बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स। ये सेल्स क्या है हमारे, एपिथेलियल सेल्स हैं। तो ये जो गट है हमारी, इस गट के जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनमें स्वेलिंग कॉज होगी, वो स्वेल होंगे, प्लस पोर क्रिएट होगा, पोर क्रिएट और स्वेलिंग की वजह से अब किसी गट में होल क्रिएट हो गया, ऐसे होल बन गए। ठीक है, तो क्या होगा, जितना भी बॉडी का वाटर है वो सारा अंदर जाएगा, अंदर जा रहा है तो स्वेलिंग कॉज होगी, स्वेल होगा, स्वेल होगा तो अल्टीमेटली जो आपका इंसेक्ट है वो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेल लाइसिस हो गया। सेल लाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन होना किसी भी चीज का। तो जो सेल्स थे हमारे मिड गट एपिथेलियम के, उनका क्या हो गया, सेल लिसिस हो गया। सेल लिसिस में आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस से एक प्रॉपर्टी उठाई उसकी टॉक्सिक नेचर की,
वो क्या कर रहा था, बीटी टॉक्सिन नाम का प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा था। उस प्रोटीन को इंट्रोड्यूस करा दिया कॉटन प्लांट के अंदर और अपनी जो क्रॉप है उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना दिया। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाने के बाद अब जब इंसेक्ट इस कॉटन के पास आएगा, इसको खाएगा, इसको खाने की वजह से उसके अंदर क्या होगा, एल्कलाइन पीएच होगा, हमारा बीटी टॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये जो एक्टिवेटेड फॉर्म आई है इस टॉक्सिन की वजह से ये क्या करेगी, मिडगट के अंदर पोर्स क्रिएट करेगी। पोर्स क्रिएट होने की वजह से जितना भी वाटर है वो अंदर जाएगा। अब वाटर की एंट्री होगी, स्वेल हो गया, स्वेल होने की वजह से सेल लाइसिस होगा, सेल लाइसिस होगा तो अल्टीमेटली इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी और हमारा जो क्रॉप प्लांट है वो सेव हो जाएगा। इस तरह से हम बीटी टॉक्सिन का इस्तेमाल करते होते। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis produces protein that kills some insects like। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्या ये जो आपका इंसेक्ट आ रहा है ये सभी टाइप के इंसेक्ट को किल करता है कि नहीं। अब जो आपके बीटी टॉक्सिन है वो स्पेसिफिक है, वो हर किसी इंसेक्ट पे एक्ट नहीं करेंगे। ये 110% क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से पूछा जाता है डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम्स में। अब यहाँ पर क्या होगा आपका कि ये जो आपका इंसेक्ट है वो सभी टाइप के नहीं हो सकते, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप के ही इंसेक्ट होंगे और बीटी टॉक्सिन कुछ स्पेसिफिक टाइप के इंसेक्ट पर ही एक्ट करेगी, जैसे आपके लेपिडोप्टेरेंस, कोलेप्टेरेंस एंड डिप्टेरेंस। ठीक है, इसमें हमारे को एग्जाम्पल भी दिए हैं। डिप्टेरेंस में हमारे पास फ्लाइज, मॉस्किटो आ जाती हैं, कोलेप्टेरेंस में बिटल्स आ जाती हैं और लेपिडोप्टेरेंस में हमारे बर्डवॉर्म या आर्मीवॉर्म आ रहे। इनके ऊपर ही ये एक्ट करेगी स्पेसिफिकली और किसी पे एक्ट नहीं करेगी। फिर क्या है हमारे पास कि बैसिलस thuringiensis जो है एक प्रोटीन क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है जो कि एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। जो प्रोटीन वो प्रोड्यूस कर रहा है वो एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल, इंसेक्टिसाइडल मतलब इंसेक्ट को किल करने वाला प्रोटीन है आपका, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन जो है वो इनिशियली आपके इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में होते हैं, बट जैसे ही इंजेक्शन होता है इंसेक्ट के लिए, इंसेक्ट जो है उसका इंजेक्शन करता है, उसकी इनएक्टिव फॉर्म एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। गट के एल्कलाइन पीएच की वजह से, जो कि उसमें सॉल्युबलाइज कर देते हैं उसके क्रिस्टल्स को और वो एक्टिवेट हो जाता है। अब जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है वो आपके मिड गट एपिथेलियल सेल्स के साथ, ये जो सेल्स दिखाए थे अभी आपको मिड गट एपिथेलियल सेल्स, इनके साथ जाकर क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद वो पोर्स क्रिएट करेगा, सेल में स्वेलिंग होगी एंड सेल में लिसिस होगा। अब बोर्ड में जब भी आप लिखते हो वो लिखा हुआ बहुत ज़रूरी है। मैं ये आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपने जो लिखना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। ये नहीं कि सेल जो है वो ब्रेक हो गया, तो ऐसे नहीं कहेंगे, ठीक है। हम प्रॉपर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आपका सेल लिसिस, सेल स्वेलिंग। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो आपके मार्क्स जो है वो ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो सेल स्वेलिंग होगा, फर्दर लीडिंग टू डेथ ऑफ द इंसेक्ट। सेल लिसिस की वजह से जो इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाएगी। अब बीटी टॉक्सिन जो है उसके पास वो किससे ऑब्टेन्ड हो रहा है, हमें बैसिलस thuringiensis से। बैसिलस thuringiensis से हम क्या निकालेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या निकाल रहे हैं, जीन्स का आइसोलेशन कर रहे हैं। जीन्स जो है वो हमारी इसके केस में है, यहाँ पर हमें दी हुई है, जैसे कि आपकी कुछ जीन्स बताइए, cry1ac, cry2ab, cry1ac एंड cry2ab। ये क्या है, हमारी दो जीन है जो कि हमारे कॉटन के ऊपर जो इंसेक्ट लग रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉटन बॉलवॉर्म। कॉटन बॉलवॉर्म को क्या कर रहा है, ये हमारे कंट्रोल कर रही हैं ये जो जीन्स हैं, और यही जीन्स आपकी प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको कॉर्न बोरर का। कॉर्न बोरर की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमारे पास जीन होती है cry1
AB। क्लियर? क्राई1 AB जो जीन है हमारी किसके लिए? कॉर्न, बेसिकली मक्का जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो मक्के के लिए हमारे पास क्या है? क्राई1 AB जीन जो है वो प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। ये हमारे लिए क्या है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जीन का नाम बताना है जो कि कंट्रोल कर रही हैं हमारे कॉटन बॉलवॉर्म को। तो आपकी कौन कौन सी जीन है? क्राई1 AC एंड क्राई2 AB। ये एक डायग्राम दिखाया है जिसमें आपका जो बॉलवॉर्म है वो आपके कॉटन प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये आपका इन्फेस्टेड कॉटन बॉलवॉर्म है, मतलब जिसने बॉलवॉर्म ने इसको इन्फेक्ट कर दिया, और ये जो है इन्फेक्टेड प्लांट है, प्लांट का पोर्शन है। और ये आपका हेल्दी वाला है जिसमें आपकी बॉल जो है वो परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल होती है जैसे कॉटन वैसे ही है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे सेकंड पे, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले हम इसको भी समझते हैं। क्या करना है हमने? पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस करने, ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर पेस्ट एक्ट ना कर पाए, जिससे हमें रेजिस्टेंस मिले, जिससे रुकावट हो, ठीक है। तो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट करने के लिए हमारे पास क्या करना है? हमें नॉर्मल चीज पता है कि डीएनए है। डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। एमआरएनए से हमारा क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। ये नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है। डीएनए से एमआरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ा है ये सब हमने। और एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसाइज होने को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब एमआरएनए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, और यही प्रोटीन जाकर फिर प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। अब हमें करना क्या है? हमें इस एमआरएनए को स्टॉप करना है, इसको साइलेंस करना है। इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हम हमारे एमआरएनए को साइलेंस करवा रहे हैं, रुकवा रहे हैं। तो अब क्या होता है कि जो ये एमआरएनए है इसको हम किस में कन्वर्ट करवा देंगे? डीएसआरएनए में। डीएसआरएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब यहाँ पे आरएनए कैसा था आपका? सिंगल स्ट्रैंड का था। यहाँ पे आरएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है। और हम जानते हैं कि जब प्रोटीन प्रोड्यूस होना है तो हम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का इस्तेमाल करते हैं, डबल वाले का नहीं करते। अगर डबल का करना होता तो डीएनए भी तो डबल था, फिर हमें एमआरएनए बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? डबल का ही करना था। तो हमें क्या करना है? एमआरएनए सिंथेसाइज करना है, फिर प्रोटीन बनेगा। तो अगर आप सपोज करो कि ये आपका एक सिंगल स्ट्रैंड है, इस पर आपने एक और स्ट्रैंड लगा दिया, अब प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा, ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, और इंसेक्ट जो है वो आपके प्लांट को हार्म नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये जो आरएनए, दो तरह के स्ट्रैंड्स प्रोड्यूस होते हैं इसमें, एंटीसेंस सेंस और एंटीसेंस स्ट्रैंड्स। दो तरह के स्ट्रैंड्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, एंटीसेंस और सेंस स्ट्रैंड जो है। अब यहाँ पर आपका नॉर्मल कंडीशन में जैसे ये एमआरएनए, अब इन स्ट्रैंड्स, ये जो स्ट्रैंड्स है ये आपके जाकर जुड़ जाएगा इसके साथ, ठीक है। जब ये जाकर जुड़ेगा इसके साथ तो ये क्या बना देगा? डीएसआरएनए। डीएसआरएनए बन गया, प्रोटीन सिंथेसिस रुक गया, यानी कि आपने आरएनए को इंटरफेयर कर दिया, रोक दिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस। अब पढ़ते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। एक इंसेक्ट है जिसको हम बोल रहे हैं मेलॉइडेजिन इनकोग्निशिया, जो कि आपकी टोबैको प्लांट्स की रूट्स को क्या कर रहा है? इन्फेक्ट कर रहा है और उसकी प्रोडक्शन को रिड्यूस कर रहा है। ऐसे जो रूट्स होती हैं उसमें ऐसे सर्कल सा कुछ फॉर्म हो जाता है अगर ये इन्फेक्ट कर देता है तो, क्लियर। तो इसको रूट्स को इन्फेक्ट करेगा और रूट्स को इन्फेक्ट करके प्लांट की प्रोडक्शन को रिड्यूस करा देगा। अब हमें इसी प्रोडक्शन को क्या करना है? इंक्रीज कराना है, तभी हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब इसको इंक्रीज कैसे करा रहे हैं? बाय यूजिंग अ प्रोसेस आरएनए इंटरफेरेंस। ये भी प्रोसेस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आरएनए इंटरफेरेंस यूज कर रहे हैं
प्रोसेस विच चेक्ड बाय साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक mRNA, जिसमें आप किसी mRNA को साइलेंस कर रहे हो ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA। किसकी हेल्प से कर रहे हो? डबल स्टैंडर्ड आरएनए की हेल्प से हम आरएनए का साइलेंसिंग कर रहे हैं। तो dsRNA जो है वो बाइंड करेगा एंड प्रिवेंट करेगा ट्रांसलेशन ऑफ mRNA, जाके mRNA के साथ बाइंड करेगा, ट्रांसलेशन रुक जाएगी, दैट मीन्स आपकी जो mRNA है उसका साइलेंसिंग हो गया। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट लाइन में, द सोर्स ऑफ दिस dsRNA, जो ये dsRNA का सोर्स है वो क्या है? कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग RNA जीनोम और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स विच रेप्लिकेट थ्रू एन RNA इंटरमीडिएट। सोर्स क्या हो सकते हैं आपके? या तो आपका RNA जीनोम होगा कोई, या आपके मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होंगे जिनको हम ट्रांसपोसोम्स भी बोलते हैं। ट्रांसपोसोम्स क्या होते हैं आपके? बेसिकली जो मूव करते रहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो बॉडी में मूव कर रहे होंगे, तभी इनको हमने क्या बोला? मोबाइल जेनेटिक, मूव कर रहे हैं। क्लियर? तो ये जो है आपका सोर्स है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। मतलब अगर आपके 3 नंबर का क्वेश्चन है, आरएनए इंटरफेरेंस दे दिया, उसमें एक पार्ट इंक्लूड करके ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि सोर्स क्या है बेसिकली आपका। सो सोर्स क्या रहेगा हमारा? इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग आरएनए जीनोम और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। देन हमारे पास क्या है? हम क्या कर रहे हैं? एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल में पढ़ के आए हैं। उस एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं? जीन इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट के अंदर आपने क्या कर दी? जीन का इंट्रोडक्शन करा दिया। ये जो होस्ट प्लांट के अंदर अब प्रोड्यूस होगी जीन, वो जो mRNA बनाएगी वो 2 तरह के स्ट्रैंड्स प्रोड्यूस करेगी, सेंस स्ट्रैंड एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड। ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, सब मैंने आपको अभी बताया है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म करेंगे। ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है फिर आरएनए इंटरफेरेंस का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। इनमें से जो एक स्ट्रैंड है वो जाके आपका mRNA के साथ बाइंड कर जाएगा, mRNA के साथ जुड़कर जो ओरिजिनल mRNA, ये ओरिजिनल mRNA था, और ये आपका क्या प्रोड्यूस है? जो डबल स्टैंडर्ड वाला है, एक सेंस है तो दूसरा एंटी सेंस है। इनमें से चलो थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ये जो स्ट्रैंड्स है ये आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इनमें से एक स्ट्रैंड जो है वो जाकर उसके फ्रेगमेंट्स जाकर क्या कर जाएंगे? mRNA के साथ बाइंड कर जाएंगे और mRNA को इंटरफेयर कर देंगे, रोक देंगे, उसके प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, साइलेंसिंग कर देंगे इसे। सो यहाँ पर हमारा आपका यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आरएनए इंटरफेरेंस है उसका प्रोसेस इनिशिएट हो गया, और स्पेसिफिक mRNA जो है वो नीमाटोड का वो क्या हो गया? आपका साइलेंस हो गया, जिसकी वजह से जो होस्ट के अंदर आपका पैरासाइट डेवलप्ड हो रहा था वो अब डेवलप नहीं होगा, उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी, उसका सर्वाइवल खत्म हो जाएगा और हमारा प्लांट अल्टीमेटली पेस्ट से बच जाएगा। सो ये 2 चीज़ें जो थी हमारी किसके अंडर आती हैं? जो आपके एग्रो केमिकल्स जो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं ओवर एग्रो बेस्ड, और इनका इस्तेमाल करके क्या क्या कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? वो क्या हमारे पास पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए एंड बीटी कॉटन के अंदर यूज कर रहे हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मेडिसिन में आपकी क्या एप्लीकेशन है? पहले इसको समझते हैं। मेडिसिन में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? इंसुलिन। इंसुलिन को समझना है हमने। पहले के टाइम में जब बायोटेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, इतना किसी को नहीं आता था ज़्यादा करना, तो उस टाइम पे हमारा जो इंसुलिन है वो पिग से या काउ से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, यानी कि उसको आइसोलेट किया जाता था, इंसुलिन को निकाला जाता था। और हम उसको निकालते कैसे थे? जब हम इन पिग और काउ को किल करते थे। किल करने के बाद उनके पेनक्रियाज से
हम इंसुलिन का आइसोलेशन करते हैं, ठीक है। अब ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, पिग और काऊ को किल करना पड़ रहा है, और बहुत सारा इंसुलिन बनाने के लिए बहुत सारे पिग और काऊ को किल करना पड़ता था, जो कि एथिकली पॉसिबल नहीं था आपका, क्लियर। तो क्या हुआ कि हमने एक नया तरीका निकाला और ह्यूमन इंसुलिन का ही प्रोडक्शन किया। ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए कुछ रीजंस थे हमारे, एक आपको पिग और काऊ को किल करना पड़ रहा था, दूसरा आपके जो पिग और काऊ हैं उसकी वजह से कुछ इम्यून रिस्पॉन्सेज आ रहे थे। इम्यून रिस्पॉन्सेज में हमारे पास क्या आ रहे थे, एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे थे, कुछ एलर्जीज हो रही थी बेसिकली, क्लियर। तो यहाँ पर जो एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे थे वो ह्यूमंस को हार्म कर रहे थे, इम्यून रिस्पॉन्स दे रहे थे। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हमने पिग और काऊ से आइसोलेट करना बंद कर दिया और हमने ह्यूमन इंसुलिन ही बनाना स्टार्ट किया। ह्यूमन इंसुलिन को हम ह्यूम्यूलिन भी बोलते हैं, ये इसका मेन वर्ड है बेसिकली। अब हमारी एक अमेरिकन कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी जिसका नाम था इली लिली। इली लिली नाम की कंपनी थी जिसने क्या किया, इंसुलिन का प्रोडक्शन कराया। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस कराया। इन्होंने रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस कराया उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इंसुलिन के स्ट्रक्चर में क्या है। इंसुलिन की अगर हम बात करें तो उसके पास वो 3 चेन का बना हुआ होता है। एक चेन, 2 चेन और एक और बना लेते हैं, ये तीसरी चेन, ठीक है। ऐसा डायग्राम नहीं है एनसीईआरटी में, जस्ट मैं आपको सिंपली समझा रही हूँ। ये है आपकी बी चेन, ये है हमारी सी चेन, एंड जो ये पहले वाली चेन बनाई है ये है ए चेन। दैट मीन्स जो आपकी इंसुलिन है वो 3 चेन की मिलकर बनी हुई है, ए चेन, बी चेन एंड सी चेन। इसके पास 3 स्ट्रक्चर है। अगर तो किसी भी इंसुलिन के अंदर ये 3 चेन प्रेजेंट है, ए, बी और सी, तो वो क्या है आपका प्रो इंसुलिन, यानी कि वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा है। कैसी फॉर्म में है ये, इनएक्टिव फॉर्म में, प्रो इंसुलिन की फॉर्म में। अगर ये चेंज हो गया है और इसके पास क्या है, सिर्फ ए चेन एंड बी चेन, ठीक है, यही 2 चेन है हमारे पास, तो ये क्या है आपका एक्टिव इंसुलिन है, क्लियर। ये एक्टिव इंसुलिन है, मैच्योर्ड इंसुलिन भी हम इसको बोल सकते हैं, या प्रोसेस्ड इंसुलिन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मेडिसिन में क्या आएगा, इंसुलिन के बारे में हमने स्टडी करना है। इंसुलिन की अगर हम बात करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक चेन जो है वो हमारी ए चेन है, फिर हमारी बी चेन है और बीच में कनेक्ट करने वाली सी चेन है, 3 चेन है। ये प्रो इंसुलिन है। अगर इसमें से आप क्या कर लो, ए चेन प्लस बी चेन, इन दोनों को रख लो और सी चेन को अलग कर दो, ये आपका बन जाएगा मैच्योर इंसुलिन। ये हमारा क्या बना है, मैच्योर इंसुलिन। तो यहाँ पर आपने इंसुलिन क्या है वो देख लिया। अब इंसुलिन बना किसका हुआ है, अमाइनो एसिड्स का, ठीक है। तो इन चेन्स के पास क्या है, अमाइनो एसिड्स। अब हमें पता है कि अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं। कोडोन्स प्रेजेंट है जो कि हर एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं। अब कोडोन्स के अकॉर्डिंग, कोडोन्स का इस्तेमाल करके, जब हमें पता है कि कोडोन्स क्या है, हम हमारा इंसुलिन आर्टिफिशियली तैयार कर सकते हैं। तो इली लिली नाम की कंपनी ने यही किया, आपके इंसुलिन को जो ए चेन है और बी चेन है उसको बनाना स्टार्ट किया।
अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने ए चेन बी चेन ही क्यों बनाई, डायरेक्ट इंसुलिन ही ले लेते ना पेनक्रियाज से। तो उसमें क्या है कि हमारे पास ये जो आपके सी चेन वाला है ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस्ड हो जाता है, कन्वर्ट कर देती है हमारी बॉडी उसको ए और बी चेन में, और सी अलग हो जाती है। बट लेकिन अगर हम इसको आर्टिफिशियली इसको आइसोलेट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं प्रो इंसुलिन को ही, आप टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हो, तो टेस्ट ट्यूब में डाल के आपकी ये प्रोसेस्ड करने की प्रॉपर्टी नहीं रहती है। तो अगर उसको प्रोसेस करने की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो आपका वो इनएक्टिव फॉर्म में ही पड़ा रहेगा, एक्टिवेट होगा ही नहीं, कुछ काम करेगा ही नहीं। तो इसलिए जो हमारा ए चेन है और बी चेन है उसको हमने सेपरेटली आइसोलेट किया, उसके जो अमीनो एसिड्स है उसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया। इन अमीनो एसिड की हेल्प से हमने ए चेन और बी चेन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करवा ली। अब ये ए चेन आ गई और दूसरी क्या होगी, हमारी बी चेन आ गई। इन दोनों चेन्स को हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में ये चेन भी डाल दी, ये चेन भी डाल दी। अब ये टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद चेन्स को हमने इसमें सल्फाइड बॉन्ड्स भी ऐड किए। हमने क्या भेज दिए, सल्फर भेज दिए, ठीक है। सल्फाइड बॉन्ड्स की हेल्प से ये क्या हो जाएंगे आपके, ये आपस में जुड़ जाएंगे और इनके बीच में क्या हो जाएगी, डाई सल्फाइड बॉन्डिंग। इनके बीच में क्या हो रहा है, डाई सल्फाइड बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है। अब ए चेन बी चेन आर्टिफिशियली निकाली, अमीनो एसिड्स की हेल्प से हमने सिंथेसाइज कर लिया, अमीनो एसिड्स सिंथेसाइज कर दिए, पेप्टाइड बॉन्डिंग जोड़ जोड़कर अमीनो एसिड्स को कंबाइन कर दिया। दोनों को कंबाइन करने के बाद टेस्ट ट्यूब में ऐड किया। एक टेस्ट ट्यूब में आपने जब उनको डाला उसमें हमने सल्फाइड्स भी ऐड किए। उनके सल्फाइड्स जो हैं ए चेन और बी चेन में जाकर जुड़ गए और उन्होंने सल्फाइड बॉन्डिंग क्रिएट कर ली, जिसकी वजह से हमारा इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन तैयार हो गया। फिर इस इंसुलिन को हम इंजेक्शंस की फॉर्म में मार्केट में डाउन स्ट्रीमिंग कराना स्टार्ट कर दिया। टेस्टिंग हुई, मार्केट में डाउन स्ट्रीमिंग का प्रोसेस सारा हुआ और इंसुलिन जो है सभी को मिलनी स्टार्ट हो गई। एज वेल एज ये इंसुलिन जो है आप लार्ज क्वांटिटी में भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप कोई एनिमल को किल नहीं कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पर आपको एनिमल्स को किल करना पड़ रहा था, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो तो वैसे ही बहुत कम बन रही थी, पर उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी क्योंकि इंसुलिन की रिक्वायरमेंट रहती थी। पर हम ज़्यादा अमाउंट में नहीं बना सकते थे क्योंकि एनिमल को किल करना था, जो कि एथिकली पॉसिबल नहीं था। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग्स। थेराप्यूटिक ड्रग्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी विच आर सेफ एंड इफेक्टिव, जो कि आपके सेफ है और इफेक्टिव भी हैं। अवॉइड अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। अभी जो मैंने आपको रिस्पॉन्सेज बताए, जैसे कि आपको बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन आ जाता है अगर कोई बाहर से आप चीज़ निकाल के अपनी बॉडी में डाल रहे हो। पिग का इंसुलिन भी क्या था, फॉरेन सब्सटेंस था, तो वो आपकी बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल था, इसलिए आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रही थी, ठीक है। तो अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो हैं उसको अवॉइड करना था। कॉमनली ऑब्जर्व्ड विद सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज से जब हम आइसोलेट कर रहे थे तब ये रिस्पॉन्सेज देखने को मिल रहे थे। तो टोटल हमारे पास 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स जो हैं वो अप्रूव्ड हो चुके हैं आज के टाइम में वर्ल्ड में, और इंडिया में आपके 12 जो है वो मार्केटिंग है। आपकी मार्केट में ये अवेलेबल हैं 12 ड्रग्स जो कि रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स हैं आपकी। देन नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने इसका प्रोडक्शन कैसे किया, इंसुलिन है क्या। तो इंसुलिन जो है 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी हुई है, एक चेन ए है एक चेन बी है, जिनको हमने डाइसल्फाइड ब्रिज से क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। अब मैमल्स के केस में जो इंसुलिन है वो प्रो इंसुलिन की फॉर्म में, प्रो हार्मोन की फॉर्म में सिंथेसाइज होती है, जिसको हमें प्रोसेस्ड करना होता है ताकि वो मेच्योर और फंक्शनल हार्मोन बन सके, ठीक है। प्रो इंसुलिन की फॉर्म में क्या है, उसके पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है। एक्स्ट्रा स्ट्रेच क्या है, जिसको हम सी पेप्टाइड बोल रहे हैं।
अब ये जो है ये मैच्योर के केस में एब्सेंट रहेगा एंड इसको रिमूव्ड किया जाता है जब इंसुलिन प्रो फॉर्म से मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अर्लियर इंसुलिन को हम एक्सट्रैक्ट करते थे पेनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स और कैटल से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते थे, बट सम पेशेंट बिगिन टू डेवलप एलर्जीज, कुछ पेशेंट्स के केस में एलर्जिक रिस्पॉन्सेज आ रहे थे और इनको किल करना भी एथिकल नहीं था, जिसकी वजह से हमने ये कैंसिल कर दिया और नया प्रोडक्शन स्टार्ट किया। अब इंसुलिन, डिसएडवांटेज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इंसुलिन फ्रॉम एनिमल्स, ये रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि एनिमल्स में से जब हम इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे तो क्या डिसएडवांटेजेस थे। सबसे पहले एक तो हार्मोन जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा था, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था हमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन को लेने के लिए। इसकी वजह से इंसुलिन की कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा थी एंड उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, जितनी सप्लाई नहीं थी उससे ज़्यादा डिमांड थी। स्लॉटर्ड करना पड़ रहा था एनिमल्स को, जो कि एथिकली पॉसिबल नहीं था, एथिकल नहीं था। फिर हमें इम्यून रिस्पॉन्सेज जनरेट हो रहे थे, एलर्जिक रिएक्शंस आ रहे थे इन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट, इसलिए हम नहीं यूज़ कर रहे थे। एंड जो स्लॉटर्ड एनिमल्स हैं उनको हो सकता है कोई डिसीज़ हो और वो डिसीज़ आपका ब्लड या ये जो हम यूज़ कर रहे हैं इंसुलिन उसको ट्रांसमिट करने की वजह से ट्रांसफ़र हो सकता हो, इसलिए हम उनको इस्तेमाल करना बंद कर रहे थे। क्योंकि अगर उनमें कोई पैथोजन होता तो वो पैथोजन आपकी बॉडी में भी एंटर करता, इंसुलिन कंटामिनेट होती, आपकी बॉडी में एंटर करता और आपको भी नुकसान पहुंचा सकता था। तो ये सारी हमारी डिसएडवांटेज। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी की अगर हम बात करें, पहले इसको समझ लेते हैं। जीन थेरेपी में नाम से पता चल रहा है हमें कि यहाँ पर हम जीन को क्या कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं बेसिकली। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी कोई जीन है जिसमें कोई डिफेक्ट है, वो डिफॉल्टी जीन है, अच्छी जीन नहीं है, डिफेक्टेड है। ठीक है, डिफेक्टेड क्यों हुई ये हम जानते हैं, म्यूटेशन की वजह से। कोई भी म्यूटेशन थी जिसकी वजह से, चेंजेस आने की वजह से जीन जो है वो चेंज हो गया, डिफेक्ट आ गया उसमें। अब उसको क्योर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्योर नहीं करते हो, जो जीन चेंज हुई है वो कोई ना कोई डिसीज़ कॉज करेगी। तो जीन थेरेपी में हमारे पास, हमने सबसे पहले ये परफॉर्म किया था, 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी, उसके ऊपर हमने ये परफॉर्म किया था। अब उसके पास क्या था, एक एंजाइम होता है ADA नाम का, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसाइन डाइअमाइनेज। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है हमारा ADA, एडिनोसिन डाइअमाइनेज एंजाइम जो है इसकी डेफिशिएंसी थी। ठीक है, तो इसका हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं जीन थेरेपी के अंदर। अब ये करना क्यों है, ये एंजाइम क्या कर रहा था, तो ये आपका जो एंजाइम है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट्स। आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, उसको बिल्डअप रखने के लिए ये एंजाइम जो है वो ज़रूरी था। अब अगर ये एंजाइम नहीं है तो आप सारा टाइम बीमार पड़े रहोगे, आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, जो कि सही नहीं है। ऐसे अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो कोई छोटी से छोटी बीमारी से भी डेथ जो है वो कॉज हो सकती है। तो इसलिए इसको ट्रीट करना था, इस एंजाइम को ऐड करना था। अब इसके लिए हमने क्या किया, बोन मैरो में से लिम्फोसाइट्स लिए। लिम्फोसाइट्स को हमने पेट्री डिश में कल्चर करवा दिया, जो पेट्री प्लेट होती है हमारी उसमें हमने इसको कल्चर करा दिया। और पीरियोडिकली हम क्या कर रहे थे, इसमें हमारा ADA वाली जीन जो है वो ऐड कर रहे थे। अब अगर हम ADA वाली जीन ऐड कर रहे हैं तो हमने पढ़ा है जब ये रेप्लिकेट करेंगे तो ये जीन रेप्लिकेट होगी, रेप्लिकेशन की वजह से जो इसकी कॉलोनीज बनेंगी, इसकी जो कॉलोनीज बन रही है आगे फर्दर, ये 2 कॉलोनीज बनी सपोज,
इनके अंदर भी आपका क्या चला जाएगा, जो आपका जीन है वो ऐड होकर चला जाएगा। बट लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है इस लड़की के अंदर, 4 ईयर वाली लड़की जो थी उसके अंदर 4 ईयर के होने के बाद हुई, 4 साल की थी जब हुई, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे नहीं हुई थी। तो इसका डिसएडवांटेज क्या था, जब इसके अंदर ये करी गई तो हमें पता था कि जो लिम्फोसाइट्स हैं वो मोर्टल होते हैं, यानी कि उनकी एक लाइफ स्पैन होता है, पीरियड होता है जब तक वो जिंदा रहेंगे, उस पीरियड के बाद वो मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और हम क्या कर रहे थे, हमारा जीन लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस करा रहे थे। अब अगर वो मर रहे थे तो हमें बार बार क्या करना पड़ रहा था, पीरियोडिक इन्फ्यूजन करवाना पड़ रहा था, यानी कि टाइम टू टाइम उसको ऐड करना पड़ रहा था। तो इसमें हमें ये परमानेंट क्योर नहीं था, हमें बार बार पीरियोडिकली एडिशन करवाना पड़ रहा था। तो ये हमारा क्या था, टेम्परेरी क्योर था। ये क्या था हमारा, टेम्परेरी क्योर था, परमानेंट नहीं था। ऐसे ही टेम्परेरी क्योर में हमारे पास एक और आता है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। आप एंजाइम को ही रिप्लेस कर दो तो वो भी आपका क्या होगा, जब तक एंजाइम की एक्टिविटी है वो वर्क कर रहा है, उसके बाद आपको फिर से एंजाइम ऐड करवाना पड़ेगा। तो इसलिए ये भी हमारा परमानेंट क्योर में नहीं आता था। तो हमें क्या करना था, परमानेंट क्योर करना था। और परमानेंटली क्योर करने के लिए अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हम इसको क्या करा रहे थे, इन्फ्यूजन करा रहे थे। हमारे पास स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बाकी फर्दर सेल्स को बनाने के लिए, जैसे रेड ब्लड सेल्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल, WBC, प्लेटलेट्स, इनको बनाने के लिए हमारे स्टेम सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमने क्या किया, हमने इस स्टेम सेल्स के अंदर ही हमारी ADA वाली जीन इंट्रोड्यूस करा दी। इस जीन को हमने स्टेम सेल्स में ही इंट्रोड्यूस करा दिया। अब स्टेम सेल्स जितनी बार भी डिवाइड करेंगे, लिम्फोसाइट्स बनाएंगे, हर लिम्फोसाइट में आपकी ये जो जीन है वो जाएगी, ट्रांसफर होगी। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, परमानेंट क्योर, क्योंकि आपने एक तो अर्ली एम्ब्रियोनिक में डाल दिया, स्टेम सेल्स में डाल दिया, और स्टेम सेल्स में डालने के बाद वो जब भी डिवाइड करेंगे, अब स्टेम सेल्स के पास वो जीन है, वो जीन रेप्लिकेट करेगी, डिवाइड करेगी और नई प्रोजनी में भेजती जाएगी। तो इस तरह से हम इसका क्या करते हैं, परमानेंट क्योर। ये जो डिसीज है इसको हम एक और नाम भी देते हैं, स्किड, सेवर कंबाइंड इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये आपका। इसमें इम्यूनोलॉजिकल, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड, मेथड बहुत सारे मेथड है जिसका कलेक्शन है, जिसकी वजह से डिफेक्टेड जीन जो है वो आपकी करेक्ट होगी, डायग्नोज होगी, ठीक है, इन अ चाइल्ड और एन एम्ब्रियो। क्लियर। अब ये जो नॉर्मल जीन है, बाय इंसर्शन ऑफ नॉर्मल जीन आप क्या कर रहे हो, आपकी डिफेक्टेड म्यूटेटेड अलील को रिप्लेस कर रहे हो, नॉन फंक्शनल जीन को फंक्शनल जीन में कन्वर्ट करवा रहे हो। जीन थेरेपी जो है वो 4 साल की लड़की के ऊपर हुआ था जिसके पास एडिनोसिन डायमाइनेज की डेफिशिएंसी थी। एडिनोसिन डायमाइनेज कैसे कॉज हुआ, म्यूटेशन से। म्यूटेशन भी कौन सी टाइप की, आपकी डिलीशन, यानी कि जीन जो है वो डिलीट हो गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, जीन थेरेपी पे जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो इसी तरह से क्वेश्चन आता है, म्यूटेशन कौन सी थी, डिलीशन म्यूटेशन थी, कॉज क्यों हुई थी, आपसे कॉज पूछा जाएगा ADA का, तो आपको बताना है, उसमें खाली म्यूटेशन मेंशन नहीं करना है, डिलीशन ऑफ म्यूटेशन, ठीक है, डिलीशन ऑफ अ जीन ड्यू टू म्यूटेशन। क्लियर। तो म्यूटेशन हो रहा था, डिलीशन हो रहा था जीन का, कौन सी का, एडिनोसिन डायमाइनेज। In some case, it can cured by bone marrow transplantation and enzyme replacement therapy, but it is not fully curative. पूरी तरह से क्योर नहीं होता, परमानेंट क्योर है जब आप बोन मैरो को, लिम्फोसाइट्स को कल्चर करा रहे हो, एंजाइम को रिप्लेस कर रहे हो, ये सब परमानेंट क्योर है। बट इन जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट्स ऑफ अ पेशेंट ब्लड वर ग्रोन इन अ कल्चर एंड फंक्शनल ADA, cDNA, जो ADA को सिंथेसाइज करने वाला DNA था
उसका कॉपी बना लिया, कॉपी ऑफ डीएनए was introduced in the lymphocyte using a retroviral vector. Most important thing, कौन सा वेक्टर इस्तेमाल कर रहे हो? पेस्ट रेजिस्टेंट में आप एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल कर रहे थे, जीन थेरेपी ह्यूमंस में हम रेट्रोवायरल वेक्टर का इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर? Lymphocytes are transferred into the patient body. Periodic infusion such as genetically engineered lymphocyte is done because of these cells are immortal. बार बार आपको पीरियोडिक इन्फ्यूजन कराना पड़ता है क्योंकि ये सेल्स इमॉर्टल है। फॉर परमानेंट क्योर, जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए, जीन्स को आइसोलेट करेंगे जो कि एडीए को प्रोड्यूस कर रही होगी और उसको हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऐड कराएंगे जिससे हमारा परमानेंट क्योर जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। कुछ और डिसीजेस भी होते हैं, सिस्टिक फिब्रियोसिस, हीमोफीलिया, कैंसर, पार्किंसंस, इन सबको भी हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? जीन थेरेपी का इस्तेमाल करके ट्रीट कर सकते हैं। देन जीन थेरेपी हो गया, इंसुलिन हो गया, दैट मीन्स आपने एग्रीकल्चर इन मेडिसिन भी कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पे। अब डिसीज है, कैसे हो रहा है, पता कैसे चलेगा? बेसिकली तो हमें पता कैसे चल रहा है? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का इस्तेमाल करके। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे, जैसे कि आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट हो गया। इसके अलावा हम क्या करेंगे? स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे एंड पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, 4 चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। अब डायग्नोसिस में क्या करना है? हमें अर्ली डिटेक्ट करना है ताकि हम टाइम से उसको ट्रीट कर सके। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ अ डिसीज आपका पॉसिबल नहीं है, हम कुछ मेथड से उसको पॉसिबल करा रहे हैं, जिसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो पीसीआर हमने अभी पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी में। पीसीआर में हम क्या करते हैं? हमारे डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं। अब आप एम्पलीफाई कर रहे हो, जो भी आपका डीएनए है वो डीएनए के स्ट्रैंड्स इंक्रीज हो जाएंगे, प्लस साथ में अगर कोई डिसीज है उस डिसीज के भी जो जीन होगी वो भी क्या होती जाएगी? एम्पलीफाई होती जाएगी, उसका भी नंबर बढ़ जाएगा। तो अब आपकी अगर ये स्मॉल अमाउंट में होती जीन तो आपको विजिबल नहीं होती, पता ही ना चलता। अब लार्ज स्केल पे तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पास डिफेक्टेड जीन जो है वो प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम पीसीआर का यूज़ करके लो कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन को डिटेक्ट कर सकते हैं इन द बॉडी, डज नॉट अलाउ इट्स डिटेक्शन। बहुत ही लो कंसंट्रेशन है तो डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, पीसीआर का इस्तेमाल करोगे तो वो लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन में कन्वर्ट होगी, ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी जिससे आप डिटेक्ट कर पाओगे। The nucleic acid of a pathogen, bacteria or virus is amplified by PCR for its detection. उसकी डिटेक्शन करने के लिए उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। It is being used for detection of HIV. HIV अगर किसी को है, एड्स पेशेंट है, तो उसके केस में अगर हमें डिटेक्ट करना है जेनेटिक म्यूटेशन को तो तब हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम कैंसर के पेशेंट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इन टेक्निक्स का। देन नेक्स्ट है हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आप क्या कर रहे हो? ये आपका मीडियम है, ठीक है, इस पे हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लिया, ये सेपरेट हो गए स्ट्रैंड्स। अब इसको हम प्लेस कर देते हैं नाइट्रो सेलुलोज मेम्ब्रेन पे। ये एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इसको इसके ऊपर प्लेस, ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, ये हमारा ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स है। डीएनए के फ्रेगमेंट्स के ऊपर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन जो है वो आकर ऐसे प्लेस कर दी, ठीक है। प्लेस होने की वजह से ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है उस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे आ गए, ये आ गए यहाँ, ठीक है। अब हम क्या करा रहे हैं? इसमें मान लो कोई हमारी डिफेक्टेड वाली जीन है, फ्रेगमेंट है। अब इसके ये हमें पता है कि कौन कौन से हैं जो फ्रेगमेंट्स है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स हमें पता है। तो हमने कोई डीएनए का स्ट्रैंड ऐड कराया। डीएनए का स्ट्रैंड अगर हम ऐड करा रहे हैं यहाँ पर, अगर तो ये डिफेक्टेड नहीं है तो ये जाकर बाइंड कर देगा,
इस वाली जीन के साथ जाकर बाइंड कर देगा। बट अगर ये डिफेक्टेड होगा तो ये यहाँ पर बाइंड नहीं करेगा, ठीक है, हमारा ये यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएगा, ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, इसके साथ कोई भी बाइंडिंग नहीं होगी। अब अगर बाइंड नहीं हुआ दैट मीन्स बाकी सारे तो हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, उनके साथ तो जाकर जुड़ रहा होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, बट कुछ में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं जुड़ा तो आपका यहाँ पर पता चल जाएगा कि कोई ऐसी सीक्वेंस है जो डिफेक्टेड है, जो हमें नहीं मिली, जिसके साथ हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जाकर नहीं जुड़ा है, तो वो उससे हम डिटेक्ट कर लेंगे। अब डिटेक्ट करने के लिए कैसे चलेगा? ऑटो रेडियोग्राफी से। ऑटो रेडियोग्राफी में हम क्या करते हैं, ये कलर इम्पार्ट कर देगा, ठीक है, कलर की वजह से हमें यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि डिसीज वाली जीन है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या मेंशन है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए को रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से टैग कर देते हैं, जिसको हम प्रोब बोल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो उसको टैग कर दिया, प्रोब बना दिया। प्रोब जो है वो हाइब्रिडाइज हो रहा है टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन द क्लोन ऑफ द सेल। देन जो सेल्स है वो डिटेक्ट होंगे आपके बाय ऑटो रेडियोग्राफी। द सेल विद म्यूटेटेड जीन, अगर कोई जीन म्यूटेटेड है, विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। जो म्यूटेटेड जीन है, जो ये वाली जीन आई थी हमारी, इसको जब हम ऑटो रेडियोग्राफी कराएंगे तो ये हमें डिटेक्ट ही नहीं होगी, क्योंकि इसके साथ इसका कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड ही नहीं हुआ, कलर ही इम्पार्ट नहीं होगा, बिकॉज द प्रोब वॉज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू द म्यूटेटेड जीन। प्रोब के साथ आपका कोई भी म्यूटेटेड जीन जो है वो आपके प्रोब के साथ नहीं अटैच हुई थी। म्यूटेटेड जीन का स्ट्रक्चर अलग था, उसमें फ्रेगमेंट्स की जो सीक्वेंस थी ATCG था, और जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री था वो कैसा होना चाहिए, कायदे से TAGC होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या था, TAGG था, तो वो बाइंड ही नहीं करेगा, आपका रेडियोग्राफी पे कलर ही इम्पार्ट नहीं होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपका डायग्नोज हो गया कि कोई डिसीज है, फॉल्टी जीन प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलाइजा में हम क्या करते हैं, ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है। आपने क्या किया, सरफेस पे पहले एंटीजन ऐड कर दिए एंटीजन ऐड, एंटीबॉडीज ऐड कर दी। एंटीबॉडीज ऐड करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, एंटीजन्स ऐड करा रहे हैं। एंटीजन्स बाइंड कर जाएंगे एंटीबॉडीज के साथ जाकर, फिर से हमने एंटीबॉडीज ऐड कराई, सेकेंड वाली, ये भी इसके साथ जाके बाइंड करेगी, प्लस इनके पास एंजाइम था, ये जो सेकेंडरी वाली है इनके पास हमारा क्या है, एंजाइम, जैसे आपको यहाँ दिखाया है, ये एंटीबॉडीज हैं, एंटीजन बाइंड कर गया, एंटीजन के बाइंड करने के बाद दोबारा लेबल्ड वाली एंटीबॉडीज ऐड की, इस लेबल्ड वाले में एंटीबॉडीज में ये आपका एंजाइम है, ठीक है, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट ऐड किया, फिर हमने इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, दोबारा से यहाँ पर सबस्ट्रेट ऐड कर दिया। सबस्ट्रेट ऐड करने की वजह से प्रोडक्ट बनेगा तो सिग्नल आएंगे, ये सिग्नल आ गया अब आपके पास, तो डिटेक्ट हो गया कि अंदर एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन देखते हैं, इसी को हम एलाइजा बोलते हैं। एलाइजा की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। देन स्टेम सेल्स भी आपको मैंने अभी बताया है कि अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल्स होते हैं, जो कि कन्वर्ट होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल में, आपके RBC WBC या प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, ये फर्दर डिवाइड करके नए सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्टेम सेल्स जो है वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। अडल्ट स्टेम सेल्स जो है वो मेडिकल थेरेपी जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे अभी हमने पीछे देखा था जीन थेरेपी को क्योर करने के लिए, ठीक है। स्टेम सेल्स जो है वो आपके एम्बिकल कोड, ठीक है, पढ़ा है हमने प्लेसेंटा एम्बिकल कोड के बारे में, एम्बिकल कोड में भी प्रेजेंट होते हैं, जस्ट आफ्टर द बर्थ आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। स्टेम सेल्स कैन बी यूजफुल टू ट्रीट डायबिटीज, हार्ट डिसीज, स्पाइनल कोड एंड इंजरी।
बहुत सारे डिसीजेस, कैंसर वगैरह जो भी चीज़ें, इन डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए भी हम स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है? इनके अंदर भी हम इनको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करा रहे हैं, मैन्युपुलेट करा के हमने इनकी जीन्स जो हैं वो ऐड करी हैं, आर्टिफिशियली इनको प्रोड्यूस किया है। प्रोड्यूस किया इनको हमारे कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, कुछ यूजेस के लिए हमने इनको बनाया है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स हुज डीएनए इज मैन्युपुलेटेड टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल। जो एक एक्स्ट्रा फॉरेन जीन को एक्सप्रेस करेंगे वो क्या है? ट्रांसजेनिक एनिमल। रैट हो सकता है, रैबिट हो सकता है, पिग, शीप, काउ हैव बीन प्रोड्यूस्ड। क्लियर? ये आपको ट्रांसजेनिक एनिमल की फोटो दिखाई है। सबसे पहला जो ट्रांसजेनिक एनिमल था वो हमारा क्या था? माइस, जिसको हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो भी क्या हमारा? माइस। क्लियर? अब यहाँ पर क्या है, कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए, उनका बिहेवियर स्टडी करना है कि उनकी जो जीन है वो किस तरह से वर्क कर रही है, नॉर्मल फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रही है बॉडी के अंदर, उनकी ग्रोथ देखने के लिए हम करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल। जैसे कि आपको कुछ ग्रोथ फैक्टर्स को स्टडी करना है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को आपको स्टडी करना है, तो उसमें आप क्या करोगे? इसका इस्तेमाल करोगे। देन किसी डिसीज़ को पढ़ना है, आपने कोई डिसीज़ इंट्रोड्यूस करा दिया माइस के अंदर। अब वो माइस उस डिसीज़, जब उसको डिसीज़ हो गया तो उस डिसीज़ के टाइम पर वो किस तरह से एक्ट करता है, ये उसका फिजियोलॉजिकल बिहेवियर भी हो जाएगा कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए, मतलब उसकी स्टडी करने के लिए, स्टडी ऑफ जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज इन ह्यूमन्स एंड देयर ट्रीटमेंट, उनको डिसीज़ को स्टडी करना है और उसका ट्रीटमेंट भी देने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसजेनिक मॉडल्स जो हैं वो डेवलप्ड हुए हैं फॉर मेनी ह्यूमन डिसीजेस, ह्यूमन डिसीजेस के लिए डेवलप्ड है, जैसे कैंसर, सिस्टिक फिब्रियोसिस, आर्थराइटिस, अल्जाइमर, इन सभी डिसीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसजेनिक मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। देन कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने हैं, ऑब्वियसली कुछ वैक्सीन्स वगैरह या कुछ भी डेवलप्ड करना है। जैसे हमने एक काउ फॉर्म की थी जिसको हम क्या बोल रहे हैं? रोजी। इम्पॉर्टेंट अगेन, ये रोजी जो है हमारी एक काउ है जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करवा रही है, और वो मिल्क का प्रोडक्शन काफ़ी एफिशिएंट होता है। जो मदर अपने न्यूली बॉर्न बेबी को मिल्क फीड करती है, उस मिल्क से भी ज़्यादा अच्छा इसका मिल्क होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मिल्क। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ कर रहे हैं। प्रोटीन कौन सा है हमारा? ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किसको ट्रीट कर रहा है? एम्फेजिमा। एम्फेजिमा हमारा एक डिसऑर्डर होता है जो कि सिगरेट स्मोकिंग की वजह से कॉज हो जाता है। तो उस डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए हम इस प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी को प्रोड्यूस किया गया था। ये जो रोजी है इसके पास प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क प्रेजेंट है। इसमें कितनी अमाउंट है? 2.4 ग्राम पर लीटर। इतनी ज़्यादा अमाउंट में जो आपका प्रोटीन है वो प्रेजेंट होता है, जो कि नॉर्मल मिल्क में, मदर के मिल्क में भी नहीं होता है। द मिल्क कंटेन्ड द ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन एंड वॉज मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क। जो आपका काउ मिल्क है उससे भी ज़्यादा बेटर है ये आपका जो आर्टिफिशियली रोजी काउ ने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हम वैक्सीन्स की सेफ्टी का इस्तेमाल वैक्सीन्स को डेवलप्ड करने के लिए कर रहे हैं। वैक्सीन अगर आपको बनानी है तो हमें पता है वैक्सीन बना तो ली, अब वैक्सीन की टेस्टिंग भी होती है। ऐसे ही आप डायरेक्टली ह्यूमंस पे इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते हो। वैक्सीन्स की टेस्टिंग के लिए पहले हम एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है जो हमारे एनिमल्स हैं उन्हीं पे हम टेस्ट कर लेंगे, हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं उन पे हम टेस्ट करते हैं। तो वैक्सीन्स की सेफ्टी के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं। देन केमिकल सेफ्टी, कोई ड्रग बनाया है, जैसे आपने वैक्सीन बनाई है, ऐसे कोई केमिकल है, कोई ड्रग है या कोई ऐसी चीज़ है जो टॉक्सिक हो सकता है नेचर में, उसको भी हम किस पे? ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे ही स्टडी करते हैं।
फिर हमारे पास आता है एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज अब यही सब थे, जैसे हमने आपको बताया कि पिग में आपका क्या है, पिग से आइसोलेट कर रहे थे, उसको मार कर यूज़ कर रहे थे, तो वो नहीं करना है, वो एथिकल इश्यूज कॉज कर रहा है, ऐसे कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते। तो उसके लिए एथिकल इश्यूज के लिए एक कमेटी बिठाई गई, गवर्नमेंट ने बिठाई थी, जिसको हम GEAC बोल रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो कि डिसाइड कर रही थी वैलिडिटी एंड सेफ्टी ऑफ GM ऑर्गेनिज्म। जो GM ऑर्गेनिज्म है उसकी वैलिडिटी कब तक है और सेफ्टी भी होनी चाहिए, इसके लिए कमेटी बिठाई गई थी। राइस जो है हमारे यहाँ पर बहुत पुराने टाइम से प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया के अंदर, और बासमती जो है वो हमारा यहाँ का सबसे फेमस राइस है। क्यों फेमस है? क्योंकि उसका फ्लेवर और अरोमा, उसकी जो फ्रेगनेंस है, उसका जो फ्लेवर है, उसकी वजह से वो फेमस है। 27 वेराइटीज़ जो है वो इंडिया में ही कल्टिवेटेड है आपकी। तो क्या हुआ था, एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने एक नया राइस बना दिया, उसने पेटेंट की डिमांड करी। पेटेंट होता है कि हमारा कॉपीराइट हो गया एक चीज़ पे, मैंने कोई चीज़ प्रोड्यूस करी तो वो मैंने बनाई है, मुझे उस चीज़ का क्या मिलेगा, पेटेंट मिलेगा। मैंने कोई ड्रग डिज़ाइन किया है, ड्रग प्रोड्यूस किया है, तो मुझे उसका पेटेंट मिलेगा कि मैंने बनाया। ऐसे ही राइस उन्होंने बनाया, बट लेकिन उन्होंने इंडियन फार्मर्स के राइस को इस्तेमाल करके बनाया था। जो इंडियन राइस था उसको उन्होंने क्रॉस करा दिया था सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ। इंडियन बासमती राइस को सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ क्रॉस करा दिया था, और उन्होंने कहा था कि ये कोई नोवेलिटी है, यानी कि कोई न्यू इन्वेंशन है, ठीक है, बट ये हमारे इंडिया का ही था। तो इस वजह से उन्होंने पेटेंट मांगा, पर उनको पेटेंट ग्रांट नहीं हुआ। हो भी गया था, पहले हो गया था, बट लेकिन बाद में उनसे छीन लिया गया, क्योंकि वो हमारे इंडिया का था। हमें इतनी नॉलेज, उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं होती थी किसी को भी कि वो जो चीज़ हमने प्रोड्यूस कराई है वो हमें पेटेंट लेना है उसका। तो यहाँ पर यही कमेटी जो बिठाई गई थी इसी सब चीज़ों के लिए थी कि कोई भी मिसयूज़ ना कर सके आपके पेटेंट का। सेम बासमती राइस की तरह टर्मरिक पर भी हुआ था, नीम पर भी हुआ था। टर्मरिक हमें पता है कि कोई भी चोट लग जाए, कोई भी कट लग जाए, उसको ट्रीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एज ए हीलिंग एजेंट। और नीम जो है वो फंगस को ग्रो नहीं होने देगी, उसके लिए हम उसका नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ये भी इंडिया में ही बताया गया था, पर कुछ लोग जो हैं इस पे फाइट कर रहे थे इसके पेटेंट के लिए, बट उनको भी पेटेंट क्लेम नहीं हुआ था, क्योंकि ये इंडिया में ही बहुत पहले से है। क्लियर? सो अगर हम ऐसे ही ध्यान नहीं देंगे, अटेंशन पे नहीं करेंगे, तो हमारी जो लेगेसी है उसमें रिडक्शन आ जाएगा। तो इसलिए पेटेंट पे हमें बहुत ही केयरफुल रहना है। जो हमारे इंडिया की चीज़ें हैं वो हमारे तक ही रहनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोपायरेसी। बायोपायरेसी में क्या है, अब सेम चीज़ है, मैंने कोई ड्रग डिज़ाइन किया, मेरे ड्रग को कोई मल्टीनेशनल कंपनी थी वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया उसने, बट मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मेरे से कोई अथॉरिटी लेटर जो है वो साइन नहीं कराया गया, इवन मुझे कंपनसेशन फीस भी नहीं दी गई कि हम आपका ड्रग जो है वो यूज़ कर रहे हैं, उसके बदले में हम आपको कुछ पैसे दे देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन को जो आप मिस यूज़ कर रही हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोपायरेसी। बायोपायरेसी इज डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज यूज़ कर रही हैं, और अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर अथोराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड द कंसर्न पीपल, जिसका है उससे भी कंसर्न नहीं किया है, अथोराइजेशन नहीं लिया है, एंड कोई कंपनसेटरी पेमेंट भी नहीं दी है। फाइनली रिच नेशन आर, जो आपके बहुत ज़्यादा रिच नेशंस होते हैं जिनके पास पैसा बहुत है, बट लेकिन उनको ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में पता नहीं होता। तो उनके पास पैसा तो है बट इतनी ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है। बट जो अंडर डेवलप्ड नेशंस है जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं है, उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत है पर पैसा नहीं है। क्लियर? अब ट्रेडिशनल नॉलेज जो है रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड ड्यू टू मॉडर्न एप्लीकेशन एंड यूज टू सेव टाइम, एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग देयर कमर्शलाइजेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, अब मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिशनल चीज़ों को ही बनाने के लिए, ताकि हम अपना टाइम वगैरह सब कुछ सेव कर सकें।
ये जो है सम नेशन आर डेवलप्ड लॉज टू प्रिवेंट सच अनऑथराइज्ड। अब ये जो आपकी बिना किसी मर्जी के उन्होंने आपका जो चीज़ है ड्रग है उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, इसके लिए कुछ नेशंस ने कुछ चीज़ें लॉ पास किए थे कि आप ऐसे किसी पे भी नहीं यूज़ कर सकते हो किसी की भी चीज़, उससे आपको जेल भी हो सकती है, सज़ा भी हो सकती है। टू चेक दिस प्रॉब्लम इंडियन पार्लियामेंट रिसेंटली क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडिया। सेकेंड अमेंडमेंट लॉ जो है उसको क्लियर किया गया था इन सब चीज़ों को ही डिटेक्ट करने के लिए। ये याद रखना है कौन सा लॉ, सेकेंड, ठीक है, कौन सा पास हुआ था, सेकेंड। पेटेंट बिल दैट टेक्स सच इश्यूज इनटू कंसीडरेशन। इसमें क्या थे, आपके पेटेंट के बिल थे जो कि इन इश्यूज को ध्यान में रखते थे। पेटेंट मैंने अभी आपको बताया कि मेरे को एक परमिशन ग्रांट हो जाएगी, जो चीज़ मैंने बनाई है वो मेरी चीज़ है, उसके लिए मुझे परमिशन जो है वो ग्रांट हो जाएगी, उसको ऐसे कोई और यूज़ नहीं कर सकता, मेरी चीज़ दोबारा नहीं यूज़ कर सकता। हाँ बट लेकिन वो कोई चीज़ नहीं बना रहा है जो पहले कभी नहीं बनी है और यूज़ में है, तो आपको भी आपका पेटेंट जो है वो मिल जाता है। तो पेटेंट में क्या है, पेटेंट इज़ अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय स्टेट टू एन इन्वेंटर। इन्वेंटर को दिया जाएगा फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर अ पब्लिक डिस्क्लोजर और एन इन्वेंशन। जो भी इन्वेंशन हुआ है उसके लिए उसको पेटेंट ग्रांट किया जाएगा। पेटेंट के 3 क्राइटेरियाज है, क्या क्या, एक तो नोवेलिटी, अभी बताया मैंने आपको कि कुछ न्यू इन्वेंशन होना चाहिए, पहले से नहीं होना चाहिए। नॉन ऑब्वियसनेस, कोई डॉक्यूमेंट में रजिस्टर ना हो, पता ना हो कि हाँ भी ऐसा भी कुछ था, ठीक है, ऑब्वियस ना हो भी हाँ ये तो हो ही सकता है, क्लियर। यूटिलिटी मतलब वो ह्यूमन बींग्स के यूज़ का होना चाहिए, उसको हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो पेटेंट के लिए 3 चीज़ें मेन है, नोवेलिटी, नॉन ऑब्वियसनेस एंड यूटिलिटी। तो इसके साथ हमारा सेकेंड चैप्टर जो है बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का वो भी कंप्लीट होता है, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, एज वेल एज आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक जो है यहाँ पर डाला है, वीडियो में मैंने यहाँ पर शो किया है, फॉलो कर सकते हैं आप मुझे और पर्सनली आप मुझे उस पर कमेंट कर सकते हैं एंड मैं आपकी डाउट्स जो है वहाँ पर क्लियर करूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।